Okay, good afternoon, students. Welcome you for another important session. लास्ट टाइम हमारे डिस्कशन चल रहे थे ग्रुप 16 के ऊपर। स्टूडेंट, ग्रुप 16 के ऊपर हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई और ऑक्साइड्स और हैलाइड्स ग्रुप 16 के बताए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ हमारे को और करने हैं, थोड़े छोटे छोटे, और जो हम कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं आपको डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का आपको बहुत पता है कि हम आपके एयर में प्रेजेंट है O2 गैस। डाई ऑक्सीजन एज एग्जिस्टिंग एज O2 गैस इन योर एयर, आपको पता ही है। और अगर हमें इसे प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे लैब में? तो एक दो मेथड्स होते हैं, कई बार वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, उनको हमें देखना है। तो प्रेपरेशन की अगर बात करें स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर हमने KClO3 को हीट किया स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या बनने वाला है? KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये रिएक्शन तो बहुत स्लो है, ऐसे होनी नहीं। इसके लिए हमें ऐड करना पड़ता है कैटालिस्ट स्टूडेंट, MnO2। तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिलेगा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। तो पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट करें, ऐसे क्लोराइड्स को या नाइट्रेट्स को, परमैंगनेट्स को जब हम हीट करते हैं स्टूडेंट, हीट करते हैं किन किन को? केमिस्ट्री के अंदर क्लोरेट्स होते हैं, जैसे ये क्लोरेट्स थे। क्लोरेट्स को हीट करिए, नाइट्रेट्स को हीट करिए स्टूडेंट्स। जैसे लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तब भी ऑक्सीजन की गैस मिलेगी स्टूडेंट। इसी तरह परमैंगनेट्स को हीट करिए, परमैंगनेट्स को अगर हम हीट करें और कोई कैटालिस्ट डाल दें स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन गैस बन सकती है। सेकेंड मेथड ये है कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड स्टूडेंट, ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो होते हैं, तो ये टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं ऑन हीटिंग। जैसे कि सिल्वर ऑक्साइड है स्टूडेंट, अगर हमने इसको हीट कर दिया स्टूडेंट, तो ये मिल जाएगा हमें, ये टूट जाएगा और यहाँ पे मिलेगी सिल्वर और हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्साइड्स होते हैं, थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन फेवरेबल होती है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन में गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होती है, टूट जाते हैं। इसी तरह अगर हम मर्करिक ऑक्साइड को ले लें, मर्करिक ऑक्साइड को अगर हम हीट कर दें स्टूडेंट, तो ये क्या करता है? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है स्टूडेंट। इनको हमने हीट करना है, हीट करने से ये टूट जाएंगे और हमें मिलेगा ऑक्सीजन गैस। तो ये इस एक तरीके से हीटिंग से थर्मल डिकम्पोजिशन होती है बहुत सारे ऑक्साइड्स जो कि लो हैं मेटल लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स हैं, ये ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स हैं स्टूडेंट, ये है लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये टूट जाएंगे ऑन हीटिंग, ये डिसोशिएट हो जाएंगे। और हमें ये पता ही है कि हम एयर से भी हम बनाते हैं, और हमें ये भी पता है कि फ्रॉम वाटर एंड एयर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वाटर का आपको पता है, वाटर से आप कैसे बनाओगे ऑक्सीजन गैस? जल्दी से बताओ, आपको मिले हैं 30 सेकंड। कैसे वाटर से ऑक्सीजन गैस बना सकते हो? सर हीट करके उसे। हीट करके नहीं बनता, हीट तो तुम रोज करते हो, नहीं चाय सर, पीते हो, उसमें कॉफी बनाते हो। ऑक्सीजन नहीं निकल जाती। कहाँ नहीं, क्या है, इतनी एनर्जी थोड़ी होती है, वाटर थोड़ी टूटता है। क्या करते हैं? इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा था। वाटर को ऐसे थोड़ी डिसोशिएट होता है। अभी तो मैंने चाय पी रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो मैंने पानी को उबाल के चाय बनाई है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थोड़ी निकली है। सर इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, ये बात थी, इसीलिए तो पूछा था। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, इसमें काफी एनर्जी होती है बॉन्ड में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो हम क्या करते हैं, H2 वाटर की इलेक्ट्रोलिटिक
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की जाती है स्टूडेंट। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि बताओ कि ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगी। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, देखो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन सा होता है, एक एनोड होता है और दूसरा कौन सा होता है, कैथोड। कैथोड। अब बताओ कि ऑक्सीजन गैस कहाँ आने वाली है। अगर तुम वाटर को ऐसे देख लो स्टूडेंट, सर एनोड पे। एनोड पे आएगी, एनोड पे तो ये H+ अगर आया एनोड पे तो ये तो बन रही है मेरे को, अगर मैं इसको हाफ हाइड्रोजन, एनोड पे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सर कैथोड पे है क्यों, अब कैटायन इसलिए है। देखो यही क्वेश्चन ऐसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। अगर हमने OH लिया और कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो क्या बनने वाला है, इसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है, ऑक्सीडेशन में ये वाटर और ऑक्सीजन गैस देगा। तो फिर इसको अगर मैं लिखूँ 2 तो ये कितना हो जाएगा, H2 4OH लिख दूँ तो अब क्या हो गया 2H2O, 2 और 2, चलो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें आए बाहर, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो कैथोड के ऊपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, OH- ने ऑक्सीजन दे दी है, ऑक्सीजन कैथोड पे रिडक्शन हुई है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है। तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस भी यूज़ की जाती है। और चौथा आपको पता है कि एयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि पहले एयर को प्योरीफाई किया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, वो एयर को प्योरीफाई करने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, इनको रिमूव किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, गैसेस को, एयर को हम क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई कैसे करते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और उसके बाद उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है स्टूडेंट। क्या की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि कहीं एयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और आर्गोन वगैरह भी है, इस तरह से। तो उससे फिर डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। यहां तक नोट किया तो मैं आगे चल रहा हूं। तो तुम्हें बताइए, ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ये हमारे हवा में प्रेजेंट है और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है और 90 K पे ये लिक्विफाई होती है। और इसके 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, 8O16, 8O17, 8O18। ये क्या है, इसके आइसोटोप्स हैं, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2, दिस इज पैरामैग्नेटिक और इसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब आगे चलते हैं। देखो डाई ऑक्सीजन की अगर रिएक्शन देखें तो डाई ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। दोनों के क्या करता है, प्रॉपर्टीज अगर देखें स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन। ये इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। तो नाम बताइए कुछ मेटल्स के स्टूडेंट, मेटल्स के कुछ नाम बताइए ताकि उनसे रिएक्शन करके देखें। कोई एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये ग्रुप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये तो सारे मेटल्स ही हैं। और नॉन मेटल के कुछ नाम बताइए।
सर सिलिकॉन, सिलिकॉन को थोड़ी है, कार्बन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब आपको पता ही है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इनको हीट करोगे या कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बना लेंगे, ये ऑक्साइड्स बन जाएंगे। यहाँ पे बन गए कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम को तुमने हीट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ तुमने मैग्नीशियम का नाम लिया, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तुम्हें पता है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए ब्राइट फ्लेम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और अगर हम, ये तो मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रही हैं, और नॉन मेटल्स को लें स्टूडेंट, तो उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा। नॉन मेटल, जैसे कि मैंने अगर कहा कि P4 मेरे पास है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये क्या बना लेगा, P4O10। तो हमने बताया था कि फास्फोरस जो होता है, क्या होता है, वो केमिल्यूमिनेसेंट होता है, वाइट फास्फोरस, तो वो बर्न कर जाता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण वो लाइट को एमिट करता है, चमकता है, डार्कनेस में चमकता है, उसे बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस का बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइट फास्फोरस का। और ये कार्बन के साथ तो तुम्हें पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन को जलाने के बाद क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसको पता है कि जितने भी फ्यूल्स होते हैं जो बर्न करते हैं, फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, जो फ्यूल्स होते हैं उनको जब हम इग्नाइट करते हैं, उनकी जब हम कंबस्शन करते हैं, तो कंबस्शन के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के बिना कंबस्शन नहीं होता। तो आपके पास CH4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ये बर्न करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये वाटर होती है, और हीट निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो नेचुरल गैस को अगर हम जलाते हैं स्टूडेंट, ये नेचुरल गैस CH4 होती है, तो वो काफ़ी हीट निकलती है। जो घर में गैस यूज़ कर रहे हो, ब्यूटेन है स्टूडेंट, उससे भी हमें हीट मिलती है, जिससे हम अपना खाना बनाते हैं। ये सारे फ्यूल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडेशन हो जाती है किसकी, कार्बन की स्टूडेंट, कार्बन की। कार्बन यहाँ पे +4 में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर ये कितना हो गया, -4, ये +4 है, यहाँ पे -4 है, तो -4 से +4 में कार्बन चले जाता है। ये हम कह रहे हैं क्या होता है इसका, कि कार्बन जो है -4 से ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की यहाँ माइनस है और यहाँ पे +4 में चले जाता है, देख रहे हैं। तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाती हैं। और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किन किन केसेस में आपने सुनी, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की थी, बताइए कौन सी की थी स्टूडेंट, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, याद है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया था स्टूडेंट, किसमें क्या बनाया था, SO3। कौन सा कैटालिस्ट यूज हुआ था, जल्दी से नाम बताओ, कैटालिस्ट कौन सा यूज हुआ था जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। सर नहीं याद है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी जितनी भी वीडियोस आप देखना चाहें यूट्यूब में देख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी आ रही हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे भी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को बताया गया और एग्जाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन की गई है। इसी तरह देखो, अगर HCl मैं लेता हूँ और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो ये CuCl2 एक कैटालिस्ट का काम करता है स्टूडेंट। कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्लोरीन गैस मिल जाती है और वाटर मिल जाता है। तो देखो ऑक्सीडेशन हुई है कैसे, कि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, जल्दी से बताओ। देखो रिएक्शन लर्न करने का तरीका आप बता रहा हूँ, रिएक्शन याद करनी मुश्किल हो जाती है तो मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर से उन्हें याद करता हूँ। सर +4, ये कितनी है, +4, और यहाँ पे कितनी है, +6। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई है ना, +4 से +6। यस जब सर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो कर दिया है ऑक्सीजन ने। यहाँ पे बताओ Cl का कितना है, -1, यस सर।
और ये यहाँ पे कितना आ गया? 0। 0 हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ कार्बन का भी इसलिए लिखा था -4, और यहाँ पे हो गया +4, ये हो गई ऑक्सीडेशन। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो सब ऑक्सीडेशन ही होती हैं। लास्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे, हम अल्कोहल्स को पहले ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसको आग लगा देंगे, बर्न कर देंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगी। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लास्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी को कंबस्शन कहा जाता है, उसी को फ्यूल कहा जाता है अल्टीमेटली। आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहा है ना, कारों को ऑफ कर देना वहां पर रेड लाइट पे। यही कह रहा है। पहले पहले तो ऑड इवन की थी, पर अभी तो ऑड इवन हो नहीं सकती, क्योंकि वो कोरोना फैला हुआ है और अभी कम है लोग बाहर। आप लोग बाहर तो नहीं निकल रहे ना? नो सर, घर में अभी ही तो हूँ। निकलने का कोई वो नहीं है, बहुत वो फैल गया दिल्ली में। तो वो मार्केटों में भी मतलब जो जा रहे हैं वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। और अभी तो ऐसे ही चलेगा, अभी उम्मीद कम है। अभी 6 महीने तक कुछ होने वाला नहीं है, कोरोना जाने वाला नहीं है। तो इसलिए सब स्टूडेंट्स अपनी स्टडी खुद कर रहे हैं और सब ऑनलाइन अपने बैठे हुए पढ़ रहे हैं। बाहर निकलना अभी सेफ नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमारी लेकिन तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, एग्ज़ाम थोड़ी रुक जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जो भी है हमें तो पूरा कोर्स करना है अपना। और जो बच्चे यस सर। कंपटीशन दे रहे हैं तो उनका तो और भी टफ हो गया, और भी टफ हो गया स्टूडेंट, क्योंकि अब उन्हें कोई हेल्प स्कूल की तरफ से नहीं मिल रही। अब सारी प्रिपरेशन खुद करनी है। अब सारी प्रिपरेशन खुद करने के लिए कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, उनको बताने वाला चाहिए कोई। और कई टीचरों के पास अभी ये ऑप्शन नहीं है, इतना अच्छा मतलब ऑनलाइन वो नहीं कर बता सकते, उनके पास अरेंजमेंट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो खुद पढ़ रहे हैं क्या? तो खुद पढ़ रहे हैं स्टूडेंट सारे, और क्या कर रहे हैं फिर? कर खुद कितना पढ़ सकते हैं जब कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो ले रहे हैं। तो ये है कि अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काम काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स, कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझानी ताकि आप तक पहुँच जाए। इसीलिए ही हम उनकी यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, ताकि आपके अलावा आपके कोई भी दोस्त उसको देख सकते हैं, जिसे कि वो लेक्चर को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। हम रिएक्शंस को जब याद करते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू याद करते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है। ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, तो मैं ये +4 से +6 हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हो कार्बन -4 से +4 पे चले गया था, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। आप देखो, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते स्टूडेंट। अब इसने पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, बताइए ऐसे मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब नाम बताइए स्टूडेंट, बताइए सर मेटल्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। क्वेश्चन आ गया, मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आप देखो प्लैटिनम तो है ही है, बहुत ही मतलब रिएक्शन करता ही नहीं। और ये गोल्ड का सिंबल हमें पता ही है, ये दो तो है ही है पक्के। बाकियों के तो ऑक्साइड बन जाते हैं, इनका कुछ बनने वाला नहीं है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा आया था? जैसे ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें ज्यादा तो लिखना नहीं होता, थोड़ा ही लिखना पड़ता है। और उसने ये कह दिया कंप्लीट करो रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन 1 मैंने दिया, अब उसने क्वेश्चन 2 दे दिया। वो कह रहा है रिएक्शन को कंप्लीट करो स्टूडेंट। उसने लिखा Al+O2। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है स्टूडेंट। आपको मिलेंगे 30 सेकंड, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सर Al2O3। अब बैलेंस कर दो फिर इसको, इसीलिए तो दिया था। बैलेंस कैसे करोगे? ये Al2 है और ये 3 है, ये 3 है। बताओ फिर 3 कैसे करूंगा इसको? तो मैंने इसको 3 कर दिया, तो ये 6 ऑक्सीजन हो गया, तो ये 2 हो गया, तो ये 4 हो गया। हर जगह केमिस्ट्री का यूज होता है, 10th क्लास की केमिस्ट्री भी यूज हो जाती है। देखो हमें समझ में नहीं आएगा तो फिर रट्टेबाजी से तो होगा नहीं काम। हर बार हमें देखना है कि स्टूडेंट कैसी रिएक्शंस होती हैं। कोई भी रिएक्शन एग्जाम में देता है तो हमें समझ आना चाहिए
की रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। अब उसने दे दिया C2H4 प्लस O2 लो। अब इसका मतलब कंबस्चन रिएक्शन हो रही है, ये कंबस्चन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने वाला है और हीट निकलने वाली है। बैलेंस करो तो करो बैलेंस फटाफट, इन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे। देखो अगर आपने लिख दिया तो ये कि 4 ऑक्सीजन हो गई, 4 और यहाँ पे अगर कर दिया तो ये कितना हो गया 4। तो अब इसको बैलेंस करना, कितनी ऑक्सीजन आई है यहाँ, 4 और 2 6 आई हैं। तो इस तरह से रिएक्शंस को कंप्लीट किया जाता है। अब इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक मिनट सर। सर AU गोल्ड होता है ना? AU गोल्ड होता है। हो गया सर। अब देखो कि नेक्स्ट इसके जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स जब कैसे बनाता है ये। ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि एक एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है, तो ये क्या बनाते हैं ऑक्साइड्स। तो कई प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं हमें पता है। तो ऑक्सीजन के जो यहाँ पे ऑक्साइड बन रहे हैं, बेसिकली आपको पता है कि 2 या 2 से ज्यादा टाइप के ऑक्साइड बना सकता है, जिनकी प्रॉपर्टीज और भी डिफरेंट हो सकती हैं और उनकी नेचर मतलब एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या एम्फोटेरिक टाइप के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो हमें पता है कि मेटल्स हैं, अगर मेटल के साथ किस टाइप के ऑक्साइड बन रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सारे जो हैं आपको पता है कि ऐसे ऑक्साइड्स आपको ऑलरेडी पता है। और जैसे मेटल्स Pb3O4 ऐसे भी ऑक्साइड हमने देखे हैं, ये मिक्स्ड टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। और Fe3O4, तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, और कितने टाइप के हो सकते हैं, एम्फोटेरिक। यहीं पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन वाला ये है यहाँ पर कि कौन कौन से टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट, एसिडिक, बेसिक या कि कौन से। तो देखो एसिडिक कौन से होंगे, अगर ऑक्साइड को मैंने पानी में डाल दिया स्टूडेंट, तो वो अपनी रिएक्शन में एसिड प्रोड्यूस कर देता है, तो वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि जो मेटल्स होंगे वो एसिडिक होंगे या नॉन मेटल वाले एसिडिक होंगे स्टूडेंट, कौन से ऑक्साइड एसिडिक होने वाले हैं बताओ। मेटल के। मेटल के एसिडिक होंगे। जरा फिर सोच लो, आपको 30 सेकंड का वक्त मिला है, 1 मिनट, उसकी एग्जांपल भी देना पड़ेगा, एग्जांपल भी देना पड़ेगा। नॉन मेटल है, मान लो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनके ऑक्साइड कौन से बने फिर, Cl है। इनके ऑक्साइड कौन से बनाए तुमने, SO2 बनाया, CO2 बनाया, और ये तुम ऑलरेडी देख चुके हो P2O5 और P4 और 10, ये जो थे ये सारे क्या थे, ऑक्साइड्स थे। आपने सी क्लोरीन का भी बना दिया, Cl2O7। ये देखना, तो ये तुमने, ये हमने जब नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड बनाने की कोशिश की है, हमें देखो खुद पहले समझ में आना चाहिए। बोला मैंने सही लिखे गलत लिखे। यस सर। आप इनको पानी में डाल देते हैं, ये पाउडर के साथ कंबाइन करते हैं, तो बताओ कि क्या बनने वाला है। अब यही ले लो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को तुमने H2O में डाल दिया तो तुम क्या कह रहे हो, क्या बन गया,
लो इसको इसके साथ मिला दो तो क्या बन गया, H2SO3। अब बताओ ये एसिडिक है बेसिक है, कौन सी? एसिडिक। एसिडिक है। फिर पहले कोई भी आंसर करने से पहले सोच लेना चाहिए। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन होगा देखो। तो एसिडिक ऑक्साइड किसने बनाए हैं, कौन से ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है उन्होंने कौन से बनाए हैं, एसिडिक, वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमने बताया एसिडिक होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जनरल रूल ये हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, मेटल के ऑक्साइड्स होंगे स्टूडेंट, मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, अब कुछ नाम बताओ मेटल के ऑक्साइड, ऊपर लिखे तो ऐसे कुछ तुमने, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मान लो ये वाले ऑक्साइड बन गए, सोडियम का ऑक्साइड बना दिया, बेरियम का ऑक्साइड। बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है? तो इनको वाटर के साथ रिएक्ट कर दो, अब क्या बना, जल्दी से बताओ क्या बना। इसको इसके साथ मिला दो, क्या बन गया? ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ ये जो कंपाउंड बना है ये एसिडिक है या बेसिक है? सर बेसिक। बेसिक है। तो एक तो अच्छी बात पता लग गई यहाँ पर, जो जिस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, एसिडिक। दूसरा, जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिक। बोलो हो गया। अब उसने कहा क्वेश्चन में कि गिव एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आ गया था पेपर में। अब आपको मिले 1 मिनट का वक्त इसको आंसर करने के। क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन आ गया पेपर में स्टूडेंट, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आपको कोई पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कोई नाम बता सकते हो स्टूडेंट्स? नो सर। अरे एक तो याद है तुम्हें, पहले भी इसके बारे में पूछ चुके हो, Al2O3, ये तो याद ही कर लो, एक पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज ए बेस। बोलो, यही मतलब है एम्फोटेरिक है। एम्फो का मतलब ये, एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है। तो Al2O3 का अगर ये कहते हो तुम, अगर ये कहते हो कि ये बेस है, तो भाई इसको एसिड के साथ रिएक्ट कर दो। एसिड ले लो, लो HCl के साथ रिएक्ट कर देता हूं, तो ये तो एसिड है। अगर ये बेस है, तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट क्या होने वाला है, सॉल्ट। होने वाला है। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन दिखानी पड़ेगी, ये पानी के अंदर होती है, एक्वस लिखा ही हुआ है मैंने, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो ये एक AlH2O एक कम्प्लेक्स बन जाता है एल्युमिनियम का वाटर के साथ स्टूडेंट। इसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 3+। वाटर एक न्यूट्रल है, वो हम ऐसा अपने कोर्स में आने वाले हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इसके बारे में ज्यादा बताएंगे हम। अब इसके बाद में क्या होगा कि Al2O3, आपने कहा कि ये तो एसिड का भी काम करेगा, तो फिर मैंने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया। अब देखते हैं ये कौन सा कंपाउंड बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें बनते हैं AlOH6 होता है एक, ये एक कम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे सोडियम पर होते हैं 1+ चार्ज होता है, तो यहाँ पे 3 एल्युमिनियम के ऊपर 3+ होता है, तो 2Na3, तो ये बन जाता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर क्या हुआ कि एल्यूमिना जो है वो बेस का काम कर रहा है, यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, इसको भी नोट कर लो। कुछ ऐसी भी ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट जिन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहा जाता है। अब बताओ कि एग्जाम्पल कोई दे सकते हो न्यूट्रल ऑक्साइड के? कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे होता है, N2O होता है, NO होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। ये ना एसिडिक ना बेसिक, स्टूडेंट्स इनके बारे में भी नोट कर लो। हो गया स्टूडेंट्स? 1 मिनट सर। अच्छा नोट कर लो, जल्दी नहीं है, नोट कर लो आराम से, क्वेश्चन आ चुके हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड पर, न्यूट्रल ऑक्साइड पर। इसके ऊपर मेन क्वेश्चन यही आता है, एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं, बेसिक कौन से होते हैं। नॉन मेटल वाले जो ऑक्साइड होते हैं जनरली वो कौन से होते हैं स्टूडेंट? एसिडिक। मेटल वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं। सर हाँ जी, न्यूट्रल ऑक्साइड भी नॉन मेटल के ही होते हैं ना? यहाँ पर तो दिखाई हमने कार्बन, इसका कोई मैंने रूल नहीं बताया आपको, पर यहाँ पर जो न्यूट्रल ऑक्साइड है वो ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो ना, ऐसा है उनका, वो रिएक्शन नहीं करते। ओके सर। ये कितना है, -2 या +2 पे है। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ये -2 है या +2 है? यहाँ पर कितना है? +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखोगे, इससे पता लग जाता है, क्योंकि जितना बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। आपने पढ़े थे ना लीविस एसिड और लीविस बेस। यस सर। अब मैं उससे भी कंपैरिजन होता है। लीविस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, और जितना ज्यादा +7 है तो ये +7 से +2 में जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीडेशन नंबर हाई है, जैसे मैंगनीज +7 है, देख रहे हो? तो ये स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड का काम करेगा। अब ये +2 पे आ गया तो इसको क्या है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी है नहीं,
कि लेके कहाँ जाएगा, ये इससे नीचे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नीचे आ नहीं सकते, कोई कोई कंपाउंड है नहीं ऐसा स्टेबल, कोई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं इससे कम, इसलिए ये हो रहा। ठीक है, यस समझ में सर। आई, पता लग गया? यस सर। ओके। अब देखो एक और कंपाउंड है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, वो उस कंपाउंड को तुम पहले ही जानते हो, उसका नाम है ओजोन। इसका फार्मूला तुम ऐसे लिखते हो और ये कहते हो ये एलोट्रॉप होता है ऑक्सीजन का। और आपको पता है ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये काफी रिएक्टिव होता है। एटमॉस्फेयर। हाँ, और एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके 20 किलोमीटर के ऊपर हाइट में यहाँ पर हमारे पास है ओजोन। तो ये क्या काम करता है, एक ओजोन की लेयर है जो आपके एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है, बोलो है या नहीं है? यस सर। क्या प्रोटेक्शन देती है ये भी बता दो। सर वो सन की यूवी लाइट होती है ना, उससे प्रोटेक्ट करती है। सो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ्स सरफेस। ठीक है, तो एक्सेस जो यूवी रेडिएशन होती है स्टूडेंट, यूवी रेडिएशन होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि यूवी रेडिएशन अगर यहाँ पर आ जाएगी हमारी स्किन के ऊपर तो तुम्हें पता ही है वो डैमेज करेगी आईज को भी और स्किन कैंसर, और वो हमारे को अटैक करेगी बॉडी को। तो ओजोन की एक लेयर है, लेकिन आपने सुना है ओजोन होल भी है। अब व्हाट इज ओजोन होल? कुछ जगह पर ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो गई है ड्यू टू सर्टेन गैसेस विच आर एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। तो उससे क्या हो रहा है कि ये ओजोन का अमाउंट कम हो रहा है स्टूडेंट। कौन कौन से हैं? जैसे कि एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, कहाँ से निकलती हैं एग्जॉस्ट गैसेस? ये एटमॉस्फेयर में ये सुपर सोनिक जेट वाले जो एरोप्लेन्स हैं स्टूडेंट, जेट के जो एरोप्लेन्स हैं सुपरसोनिक, ये क्या करते हैं, ये एमिट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को एमिट करते हैं और ये कंबाइन कर जाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्टूडेंट ओजोन के साथ। NO गैस आती है, O3 के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो क्या बनने वाला है, NO2 और O2। तो यहाँ ओजोन का अमाउंट कम हो रहा है, डिप्लीशन हो रही है, तो डिप्लीशन कहते हैं इसको, इसी को ओजोन होल कहते हैं। तो इसी तरह से जो फ्रीऑन्स होते हैं ऑर्गेनिक के कुछ कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, जो एरोसोल स्प्रेज में यूज होते हैं, एरोसोल स्प्रेज में यूज होते हैं, और रेफ्रिजरेंट्स एज ए रेफ्रिजरेंट्स भी यूज होते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ओजोन का अमाउंट कम कर रहे हैं, और कई जगह पर उन्हें पता लगा कि ओजोन होल क्रिएट हो गया, तो वो फिर हमारे लिए डेंजरस है स्टूडेंट, डेंजरस है। तो इसलिए कुछ चीज़ें बैन हो गई हैं कुछ कंट्रीज में, ये चीज़ें कुछ बैन हो गई हैं, जो क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ था वो बैन हो गया कई जगह पर। तो ओजोन का तो समझ में आया कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, 20 किलोमीटर के ऊपर दिखती है और हमारे एटमॉस्फेयर को हमें प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। अब ये बना सकते हैं हम, अगर ये देखो प्रेपरेशन अगर इसकी देखी जाए स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन से ये बनती है, ऑक्सीजन को हम बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब्स का तुम्हें फिजिक्स में पता ही है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर हम करंट पास करते हैं और यहाँ पे ओजोन बच जाती है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है यहाँ पे साइलेंट लिखा हुआ है। साइलेंट का मतलब क्या स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है स्टूडेंट, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है।
The process is endothermic, student. Therefore, silent electric discharge is required. क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन क्या आया था? वाई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is required to produce O3. अब इसके मिलेंगे आपको 1 मिनट. चलो पहले आप सोच लो, फिर मैं इसका आंसर करता हूँ. सर ओजोन O2 का एलोट्रॉप होता है ना? हाँ, एलोट्रॉप होता है. देखो यहां पर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर हमने इसको हीट दे दी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा. दैट इज वाई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज रिक्वायर्ड टू स्टूडेंट, बिकॉज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. अगर जरा भी इसको हीट मिली तो क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगी. ये क्या होगी? ठीक है, इट विल डिकम्पोज. टू प्रिवेंट decomposition of O3 to oxygen, silent electric discharge is used. इसको नोट कर लो. किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं. ऐसा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन चलता रहेगा. अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज पे मैं आता हूं स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है स्टूडेंट्स. अनस्टेबल है क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन में टूट जाती है, देखो यहाँ पे देखिए ये ओजोन गैस है, ये अगर टूटी 3O2 में, तो एक तो ये हीट निकलने वाली है, आप देख रहे हैं. और यहाँ पे देखो एंट्रोपी बढ़ रही है. ये 2 थे, ये 3 बन गए. डेल्टा एस इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है. डेल्टा एस इसकी पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, डेल्टा एच इसकी नेगेटिव है. तो फिर डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो ये क्या शो कर रही है? ये डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है. तो डेल्टा जी क्या है? लार्ज नेगेटिव. नेगेटिव है, लार्ज नेगेटिव है. तो ये रिएक्शन फिर बहुत ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है डिकम्पोज इसकी होना. तो फिर अगर ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो स्टूडेंट क्या होगा? अगर लार्ज कंसंट्रेशन मिल जाएगी ओजोन की, तो अगर ये डिकम्पोज कर गई स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा? डिकम्पोज हो गई, ज्यादा ऑक्सीजन बनने की, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी. एक्सप्लोजन हो जाएगा. क्यों सर? अरे इतनी सारी हीट निकलेगी किसी रिएक्शन में, वो टूट जाएगी. पर उससे ऑक्सीजन भी तो मिल रही है ना सर? ऑक्सीजन तो मिल रही है. अगर बहुत सारा ओजोन होगा तो कितनी ये हीट इतनी हीट निकलेगी तो क्या होगा? वो ब्लास्ट कर जाएगा. ये बॉम्ब्स कैसे बनते हैं? फिर तुम्हें समझ में नहीं आई केमिस्ट्री में? जो ये जो वो तो सर वो होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना. अरे रेडियो एक्टिव हर एक में नहीं होते. रेडियो एक्टिव हर एक में नहीं होते. जो भी एक्सप्लोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है. सर एक्सप्लोजन बस हीट ही होती है ना वैसे? हाँ जी, बहुत ज्यादा हीट हो रही है. वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस.
एटम बम थोड़ी फेंक रहे हैं। ये जो बम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इंटेंस होती है वो, समझ रहे हो। अब ये ज्यादा यस वजन हो सर। जाएगी तो ब्लास्ट कर जाएगी, तो क्या होगा, वो एकदम बहुत सारी हीट निकलेगी, तो क्या करोगे। अगर वाटर भी बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, प्लाटिनम की प्रेजेंस में एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये जो तुम देखते हो बम बम बम, ये जो अभी भी पकड़े गए हैं वो बंदे, एक्सप्लोसिव्स होते हैं। एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री के केमिकल्स ही होते हैं, और कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है जो केमिकल्स होते हैं, स्टूडेंट्स जहाँ को बहुत फायदा कर रहे हैं वहां पर वो पॉइजन भी हैं और एक्सप्लोजन्स भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जब वो टूटेंगे तो उससे बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। समझ में आई, वो इतनी हीट होती है, कुछ कहने की हद नहीं। सर हाँ, सर नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या फर्क है? एनर्जी, एनर्जी नहीं दी ना उसको उसने, वो एनर्जी, एनर्जी मिलते ही टूट जाएगा। सर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ये एनर्जी भी ये जो देते होता हैं? है ना, ये सारा टेक्निकल चीज है, कैसे वो करते हैं। ये वो बनाते हैं जब वो डिस्चार्ज ट्यूब्स, तो वो सेटअप करते हैं। हीट, हीट साइलेंट का मतलब हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं किसी तरीके से। हीट, कोई शॉकर होंगे जो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और हीट अगर रही तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, जो बना है वो टूट जाएगा। अरे उसको बना रहे हो, वो उसको हीट मिलते ही वो टूट जाता है। तो उसके लिए उन्होंने साइलेंट किया उसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को। इसका मतलब उसकी जो हीट निकली है उसे कहीं अब्जॉर्ब कर लिया। स्टूडेंट्स, वो जब बनाए जाते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं जो ये सारा सेटअप करते हैं, ऑपरेटर्स। समझिए आई, सारी डिटेल्स हम नहीं बता सकते यहाँ पर। और केमिस्ट्री में तो पता लग गया कि ये रिएक्शन में एंडोथर्मिक है तो उल्टा हो जाएगा, ये टूट जाएगी। नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, वो बता रहा हूं, पहले इसको नोट करो जल्दी से। ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्यों हो सकती है ये मैंने बताया। यहाँ पे देख रहे हो ना, डेल्टा जी बहुत माइनस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा ये टूटेगा। बहुत सारे अगर ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो हीट कितनी बढ़ती जाएगी। ये किलो जूल पर मोल होते हैं, किलो जूल पर मोल की वैल्यू ऊपर लिखी है 142। जब बहुत सारी हीट ऐड हो जाएगी तो क्या होगा फिर। आगे चलू, नोट कर लिया स्टूडेंट्स। लास्ट की 2 लाइन, 1 मिनट। अच्छा कर लो, तुम सब नोट कर लो, कोई बात नहीं। हो गया सर। अच्छा, अब देखो जो क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले पेपर में आ चुके हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अब मैंने कहा कि O3 जो है, ये एक तरीके से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्वेश्चन बन गया पेपर में वाई। वाई, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन ही तो है, और क्या है फिर। क्योंकि ये ओजोन क्या करता है, ऑक्सीजन, और ये ओ देता है, ये ओ, इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन ये देता है। नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ये तो बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम बहुत रिएक्टिव होगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन देख रहे हो, तो ये इमीडिएटली ऑक्सीडाइज कर देगा, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर देगा स्टूडेंट। जैसे अब क्वेश्चन था, ये तो हो गया आंसर। क्वेश्चन 2, आंसर मैंने लिखा बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन देयरफॉर इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कह रहा है गिव एग्जांपल O3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वही बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो अब कोई कोई रिएक्शन मुझे देनी पड़ेगी, कोई रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। तो लेड सल्फाइड अगर होगा स्टूडेंट सॉलिड वाला, इसके अंदर मैंने ओजोन डाल दिया स्टूडेंट्स, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? लेड सल्फेट में। और ओजोन की बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। ओजोन की क्या बन जाने वाली है? ऑक्सीजन गैस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसने ऑक्सीडाइज कर दिया स्टूडेंट। सल्फर का देखो कहाँ पे सल्फर पहुंच गया, यहाँ पर SO4 बन गया, PbSO4 बन गया। और आयोडाइड आयन का ये क्या करता है? सर वो नेसेंट ऑक्सीजन वाला बताना एक बार। नेसेंट ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, ये वाला जो हमने दिखाया है। क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन एटम, ये रिएक्ट करता है इमीडिएटली, ये बनता ही रिएक्ट करेगा, कहीं ना कहीं अटैक करेगा। जिस केस में भी बनेगी, क्लोरीन के केस में भी बनेगी, जहां भी नेसेंट ऑक्सीजन बनी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और वो जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के काम आते हैं। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर आयोडाइड आयन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा ओजोन। तो ये क्या कर देगा? इसकी कर देगा ऑक्सीडेशन, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट। ये तो सॉलिड होती है, आयोडीन सॉलिड होती है, और ऑक्सीजन गैस इसकी बन जाती है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। क्योंकि अगर इसने एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट किया किसने? ओजोन ने। तो क्या होगा? ओजोन ने रिएक्ट किया Ki के साथ, तो क्या बन गया? इसने लिबरेट की है आयोडीन गैस। इसने क्या लिबरेट कर दी? I2 गैस। और ये टाइट्रेशन के काम आती है। दिस आयोडीन गैस कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन कौन सा होता है स्टूडेंट? Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, which is used for quantitative estimation of ओजोन गैस, O3 गैस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आ चुका पेपर में, ये मैंने बार बार लिखा, इसको रेड पेन से दिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। क्यों कहेगा कि ओजोन को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, मतलब कैसे एस्टिमेट करोगे कितना अमाउंट है ओजोन का? तो उसके से ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर देंगे एक्सेस से, जितनी आयोडीन गैस बनेगी उससे पता लग जाएगा ओजोन कितनी है। 1 मोल O3 से 1 मोल आयोडीन गैस बनती है, तो कितनी आयोडीन गैस बनी वो सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन के थ्रू पता लग जाता है। किसके साथ टाइट्रेशन की जाती है? Na2H2O3 के साथ स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, जो मैं बताना चाह रहा था। क्वेश्चन क्या आया था पेपर में? क्वेश्चन क्या आया था कि हाउ इज क्वेश्चन क्या आया था? हाउ इज O3 estimated quantitatively स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर ये है। इसका आंसर क्या है? ये जो हमने ऊपर लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मैंने, ये क्वेश्चन 1 दिया था मैंने। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इसका आंसर हमने क्या दिया? ये नेसेंट ऑक्सीजन के कारण। दोनों आंसर नोट कर लिए? यस सर। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे ये दोनों खत्म हो गए, डाई ऑक्सीजन और डाई ओजोन। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जितने भी क्वेश्चन के आंसर हमने बताए उनको रिवाइज करते रहो, याद करते रहो, और वो सारा यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको। तो ये जो क्वेश्चन आए हमारा डिस्कशन चलता रहेगा, हर चैप्टर में क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन होगा।
और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आपके पेपर्स में आए हुए हैं और आते हैं, रिपीट होते हैं, इसीलिए उनके बारे में डिस्कशन होता है और कैसे आंसर करने हैं वो भी बताया जा रहा है आपको। ओके देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।